समाजशास्त्र के विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि समाजशास्त्र की पहचान उसकी वैज्ञानिक प्रकृति से है। तो आज हम जानेंगे कि समाजशास्त्र में किस प्रकार से वैज्ञानिक प्रकृति अपनी भूमिका निभाती है। इस व्याख्यान को आरंभ करने से पूर्व मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं डॉक्टर ऋतु आपके समाजशास्त्र के अध्यापक हूँ और इस प्रयास के साथ कि हर दिन कक्षा में आप मेरे साथ जुड़ेंगे और समाजशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को जानेंगे। आज से हम अपना नवीन अध्याय आरंभ कर रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अनुसंधान है क्या। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि अनुसंधान शब्द का जो अंग्रेज़ी अर्थ है, अर्थ कहने की बजाय ये कहा जाए कि उसका अंग्रेज़ी शब्द जो है वो है रिसर्च, जो कि आम तौर पर हम अपनी वार्तालाप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली अनुसंधान का जो आंग्ल भाषा का शब्द है रिसर्च, वही उसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ, अनुसंधान। अब अगर हम इसको रिसर्च को दो अलग भागों में विभक्त करें तो हमें और अधिक समझ में आएगा कि रिसर्च का तात्पर्य क्या होता है। री का अर्थ होता है पुनः, अर्थात रिपीटिशन, जो गहनता की ओर संकेत करता है, जबकि सर्च शब्द का अर्थ खोज से है, किसी चीज़ को खोजने से है। इस प्रकार रिसर्च शब्द का मूल अर्थ क्या निकल कर आया कि संयुक्त रूप से अगर हम इस तथ्य को, इस शब्द को जोड़ते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि तथ्यों की गहनता से बार बार खोज करना। किन तथ्यों की? वो तथ्य जो इस बात की पुष्टता करें, इस बात का कंफर्मेशन करें कि जो भी विषय हम पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या जिसके बारे में हम जान रहे हैं और जिसके संबंध में हमें इस तथ्य का भान है, इस बात की जानकारी है कि वो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। दोनों में अंतर है। सामाजिक विज्ञान एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग ब्रांच है, जबकि जो फिज़िकल जो विज्ञान माने जाते हैं उनकी एक अलग पहचान है। आप फिज़िक्स का, भौतिक विज्ञान का, केमिस्ट्री का या जीव विज्ञान का, ज़ूलॉजी का कंपैरिजन सामाजिक विज्ञान से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास लैब होती हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है जिसके भीतर वो रिसर्च करते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, बहुत वृहद है। तो और वो समाज से, अगर हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र को जो हम सोशल साइंस कहते हैं, तो वहाँ हमें इस तथ्य को दृष्टिकोण में रखना होगा कि हम जब अध्ययन कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें, परंतु उन तथ्यों को सम्मिलित करते हुए जो विज्ञान की विशेषताएं हैं, जैसे ऑब्जेक्टिविटी और निष्पक्षता, तथ्यों का निरूपण एवं परीक्षण। ये शब्द थोड़े से भारी लग रहे होंगे ना आपको, तो ये शब्द क्या है, इनका क्या औचित्य है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे या फिर हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो मैं अधिकतर ये बात दोहराती हूँ, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, कहीं का भी हो, देश के किसी भी भाग का हो, अच्छे अंक प्राप्त करने के कुछ तरीके होते हैं जहाँ आप कम जानकारी देकर भी, आपके पास जानकारी बहुत है, आपके पास ज्ञान है, परंतु जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर में बैठते हैं और आपकी आंसर शीट आपके सामने होती है
और सामने आपके क्वेश्चन पेपर होता है, तो आपको लगता है आप अथाह ज्ञान अपनी आंसर शीट में उड़ेल दें, पर वास्तविकता में आप ऐसा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेशन है, समय की सीमा है। अब उस समय की सीमा में आप अपने अथाह ज्ञान को किस प्रकार से प्रदर्शित करें, किस प्रकार से अंकित करें कि कम समय में भी लिखकर, कम लिखकर भी आप अपने परीक्षक को, जो आपकी कॉपी भविष्य में जांचेंगे, उनको ये विश्वास दिला सकें कि आपको अपने विषय में ज्ञान है। जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं आपको उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी है, परंतु समय के अभाव के कारण आप बहुत विस्तार से नहीं लिख पा रहे। ये संदेश जैसे ही एग्जामिनर के पास, ये मत कीजिएगा कि ऊपर ये संदेश लिखें आंसर शीट में कि मुझे तो सब कुछ आता है और समय कम है इसलिए कम लिख रहा हूँ। ना, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आपका आंसर ही अपने आप में एक संदेश है, आपका आंसर ही अपने आप में एक प्रतीक है कि एग्जामिनर स्वयं समझ जाते हैं कि विद्यार्थी को कितना आता है। कैसे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। आप कभी जब गेहूँ खरीदने जाएं या चावल खरीदने जाएं और बहुत अधिक मात्रा में खरीदते हैं, तो आपने मान लीजिए 1 क्विंटल गेहूँ खरीदना है और आप बोरी में क्या पूरा गेहूँ उड़ेल कर देखते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, मुट्ठी भर गेहूँ लेकर उसकी क्वालिटी को पता करते हैं कि उसकी कैसी क्वालिटी है, किस प्रकार का गेहूँ है, क्या वो आपके लिए उपयोगी है, क्या वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप है। ठीक उसी प्रकार से एग्जामिनर आपने जो बहुत विस्तार से, गहनता से आपको जानकारी है, परंतु आप जिस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके कम में वो बहुत अधिक समझ सकते हैं क्योंकि उनके पास वर्षों का अनुभव है। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे या पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं। तो बात हम ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में जब आप आंसर शीट पे अपना आंसर लिखेंगे, तो मैं आपको आज की कक्षा में भी और आने वाली कक्षाओं में भी निरंतर ये बताने की चेष्टा करूँगी कि आपको अपने आंसर कैसे लिखने हैं और उससे संबंधित आपको भरपूर जानकारी भी देने का प्रयास करूँगी। तो जब हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका प्रश्न आया कि अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं बताएं, तो ऐसे में आपने बहुत सारी बातें 1 या 2 पेज में भर कर लिखी। पूरा आपने अपने प्रश्नों को, अपने एक एक शब्द को बहुत मोतियों की तरह से पिरो कर लिखा, परंतु वो विद्यार्थी आपसे अधिक अंक ले जाएगा जो सामाजिक अनुसंधान की और अनुसंधान की, देखिए 2 चीज़ें अलग है, सामाजिक अनुसंधान और अनुसंधान, है ना। तो इनकी परिभाषाएं किन्हीं जो विद्वान हैं उनके द्वारा अंकित परिभाषाओं को अगर वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं तो यकीनन उस विद्यार्थी के नंबर, मार्क्स आपसे अधिक आएंगे, क्योंकि वो प्रयास सटीक जानकारी का कम शब्दों में देना ही एक विद्यार्थी की सफलता का प्रथम पायदान है। इसलिए मैं आपको कुछ वैज्ञानिकों की, सामाजिक वैज्ञानिकों की परिभाषा बताऊंगी कि उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के बारे में क्या कहा है। तो अभी तक हमने बात की थी रिसर्च की, कि रिसर्च का तात्पर्य क्या है। री का अर्थ है पुनः, जो कि गहनता की ओर संकेत करता है, जबकि सर्च शब्द का अर्थ है खोज से। तो इस प्रकार रिसर्च शब्द का इस संयुक्त अर्थ हुआ तथ्यों की गहनता से बार बार खोज करना। ठीक है, अब मैंने आपको बोला, अभी बोला कि मैं आपको कुछ परिभाषाएं बताऊंगी और इस अपेक्षा के साथ कि आप इन परिभाषाओं को ना केवल समझें अपितु कंठस्थ भी करें। कंठस्थ का तात्पर्य जानते हैं? याद करना। कंठस्थ भी करें, पर अगर आप सिर्फ कंठस्थ करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ामिनेशन प्रेशर के कारण जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो जो परीक्षा का दबाव होता है हमारे मस्तिष्क पर, उसमें कंठस्थ की हुई जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, विस्मृत कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में पहले समझिए,
समझकर याद करेंगे तो यकीनन आप नहीं भूलेंगे। तो रेडमैन एवं मॉरी, ये एक सामाजिक वैज्ञानिक हैं, वो लिखते हैं कि नवीन तथ्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। मैं फिर रिपीट करती हूँ, नवीन तथ्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं। सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जब अनुसंधान किया जाता है तो सामाजिक अनुसंधान होता है। ये थोड़ा सा आप इसे समझिए। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने, जब आप 10वीं के विद्यार्थी होंगे, 9वीं के विद्यार्थी होंगे, तो आप अधिकतर सभी विद्यार्थियों को वाटर का फॉर्मूला पता है, H2O, अर्थात 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या वाटर का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला भारत में भी एप्लीकेबल होता है। भारत में ऐसा थोड़ा ना होगा कि 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएंगे, होता है क्या? नहीं ना। और यही फॉर्मूला इफ़ेक्टिव है विश्व के दूसरे देशों में। ये है विज्ञान, जो समय के अनुसार आप इसे कितनी बार इस चीज़ को आप री एग्ज़ामिन करेंगे। हमने रिसर्च की बात की ना, री दैट मीन्स गहनता से। हम कितनी बार भी इस चीज़ का परीक्षण करेंगे, पुनर्परीक्षण करेंगे, पर हमें रिज़ल्ट वही मिलेगा। परंतु जब हम सामाजिक अनुसंधान की बात करते हैं तो वहाँ हम अध्ययन एक बंधी बंधाई लैब में नहीं कर रहे हैं। हमारी लैब तो क्या है, पूरा समाज है, हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी सामाजिक घटनाएं हैं, और उसके संदर्भ में जो अनुसंधान किया जाता है वो सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें तो अब यही पढ़ना है, बहुत गहनता से पढ़ना है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। परंतु अगर अभी मैं इस चीज़ को और अधिक विस्तार से समझाऊंगी और तमाम उदाहरणों से समझाऊंगी तो हम थोड़ा सा पिछड़ जाएंगे। और हम जिस मुख्य विषय पर बात कर रहे हैं कि हमें पहले ये जानना है कि सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा क्या है, और उसमें भी विशेष तौर पर हमें बल देना है कि अलग अलग सामाजिक वैज्ञानिकों ने जो सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा है उसके संदर्भ में अपने क्या वक्तव्य दिए हैं, और उनको हमें कंठस्थ करना है, परंतु समझकर। ठीक है, तो हमने पहले बात की रेडमैन एवं मॉरी की। वो कहते हैं नवीन तथ्यों की प्राप्ति हेतु व्यवस्थित प्रयत्न को हम अनुसंधान कहते हैं, और सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जब अनुसंधान किया जाता है तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अब सामाजिक अनुसंधान की कुछ और परिभाषा हम देखें। एक बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं बोगार्डस, तो उन्होंने इसकी परिभाषा क्या दी है, साथ साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इसको हम समझे, साथ साथ रहने वाले लोगों के जीवन में। अब समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है, एक ऐसा वृहद जाल है जहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो बोगार्डस ने पहले किस बात पे बल दिया, साथ साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील दैट मीन्स एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है, अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इस पूरी बात का मंतव्य क्या हुआ कि जो लोग साथ रह रहे हैं, यहाँ साथ का तात्पर्य परिवार के सदस्यों का साथ रहना या मित्र समूह के साथ रहने का नहीं है, समाज के एक विस्तृत समूह की हम बात कर रहे हैं। वहाँ पर सब लोग, मैंने फिर दोहराया कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जो जाल है समाज का, उसका अध्ययन करता है। तो वहाँ पर जो कुछ भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है और उस एक्टिव पार्टिसिपेशन के कारण जिस भी तरह की प्रक्रियाएं घटित होती हैं, उन सभी के बारे में खोज करना सामाजिक अनुसंधान है। ठीक है,
फिर एक और सामाजिक वैज्ञानिक की परिभाषा हम जानते हैं, मोज़र। मोज़र ने सामाजिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा था कि सामाजिक घटनाओं एवं सामाजिक समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति की गई व्यवस्थित छानबीन को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। हमें ये समझना होगा कि समाज स्थिर नहीं है, वो परिवर्तनशील है, वो गतिमान है ना। और वहाँ संसार में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर सामाजिक घटनाएं निरंतर घटित ना हो या सामाजिक समस्याएं वहाँ पर ना घटित हों। तो इन सभी के संबंध में हमें नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए सामाजिक अनुसंधान का आश्रय लेना पड़ता है। हमें सामाजिक अनुसंधान से ही पता चलता है कि अमुक अमुक समाज में अमुक अमुक सामाजिक समस्या के पीछे क्या कारण है। जैसे भारत के कई राज्यों में, कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कानूनी तौर पर अवैध होने के बावजूद भी मृत्यु भोज होते हैं, जो कि गैर कानूनी है। तो अब ये एक सामाजिक समस्या हुई। अब इस सामाजिक समस्या के पीछे क्या कारण है? ये मृत्यु भोज अमेरिका, ब्रिटेन, इटली या जापान में तो नहीं होते, है ना। वहाँ अलग तरह की सामाजिक समस्या होंगी। तो सामाजिक समस्याओं का संबंध सामाजिक पर्यावरण से कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है, संबंधित होता है, अंतर संबंधित होता है। तो उस एक जो समाजशास्त्री है उसका एक मौलिक दायित्व होता है कि समाज के उन्नयन में समाजशास्त्री कैसे भूमिका निभा सकता है। कि और देखिए, एक समाजशास्त्र की भूमिका सिर्फ सामाजिक घटनाओं को घटित होने के पीछे जो कारण है उनको जानना ही नहीं, अपितु उनको जानने के बाद जो नीति निर्माण करता है वो उन कारणों को जानकर उनके निवारण में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, अब हम जानते हैं एक और परिभाषा। यहाँ मैं कई परिभाषाएं आपको कई सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाएं इसलिए बता रही हूँ कि जो आपको सहज लगे, जो आपको बेहतर तरीके से ना केवल समझ में आए अपितु याद करने में भी आपको सहजता हो, उस परिभाषा को आप समझिए। कोशिश तो ये कीजिए कि आपको सारी परिभाषाएं समझ में आए। कोशिश ये कीजिए कि 3 नहीं, 4 नहीं, पर कम से कम आप 2 परिभाषाएं याद कर पाएँ। परंतु अगर 2 भी नहीं कर पाते तो 1 करने का प्रयास तो अवश्य कीजिएगा। इसीलिए मैं लगभग 4 सामाजिक वैज्ञानिकों की परिभाषाओं का आपके सामने उल्लेख कर रही हूँ, जिसमें से श्रीमती यंग ने सामाजिक अनुसंधान के बारे में क्या कहा ये जानते हैं। वो कहती हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक खोज है। ये तो क्लियर हो गया ना कि एक साइंटिफिक स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान, सोशल रिसर्च करने के लिए हमें साइंटिफिक रिसर्च की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण करना है। पहले ये समझिए आप। देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल क्या है? एक आम व्यक्ति अचानक से बिजली कड़की, बहुत घनघोर बरसात हुई, तो एक आम व्यक्ति क्या कहेगा कि ये ईश्वर का चमत्कार है। परंतु एक वैज्ञानिक क्या कहेगा? वो उस पूरी घटना का निरूपण और व्याख्यान भौगोलिक पर्यावरण के अनुरूप करेगा कि किस प्रकार से हवा के दबाव के कारण ये बरसात हुई या क्या पारिस्थितिक तंत्र हुए जिनके कारण ये बरसात हुई। उनकी व्याख्या बिल्कुल अलग होगी। तो ये तार्किक कारण है, लॉजिकल रीज़न है। विज्ञान कल्पनाओं पे बात नहीं करता, विज्ञान भावनाओं की बात नहीं करता, विज्ञान तार्किकता की बात करता है, एक कंटिन्यूटी की बात करता है कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आएगा।
दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आएगा। ऐसा नहीं है फर्स्ट स्टेप के बाद आप सीधे फोर्थ स्टेप पे जंप कर जाएं। जैसे एक कवि, एक लेखक, उनके पास कोई बंधन नहीं है, वो कल्पना की गति से किसी भी जगह से खड़े होकर किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। पर ये बंधन गति का, क्रमबद्धता का, तार्किकता का एक वैज्ञानिक के पास है। अब वो वैज्ञानिक भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित हो सकता है, वो प्योर साइंस जो है जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, इनसे संबंधित हो सकता है, या फिर सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो सकता है। विज्ञान की भी तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं ना। तो जिसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य? सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण, नवीन तथ्यों का अन्वेषण मतलब नए कॉन्सेप्ट्स को ढूंढना, नई जानकारी को एकत्रित करना और पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षा। जो पुराने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं कि अमुक अमुक कारण होने पर अमुक अमुक प्रकार की सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो आप 10 साल पहले कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग उदाहरण आपको आने वाली कक्षाओं में बताऊंगी और आपको वाकई अच्छा लगेगा। तब आपको विश्वास होगा कि किस प्रकार से 20 या 30 या 40 वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी कब की गई? अनुसंधान के पश्चात। ऐसे नहीं कि स्वप्न देखा और फिर भविष्यवाणी की गई, ना, या आकाशवाणी हुई, ना। अनुसंधान के बाद, सामाजिक अनुसंधान के बाद जो निष्कर्ष निकाले गए आज भी कहीं ना कहीं वो सटीक बैठते हैं। उसका उदाहरण तो मैं आपको बाद में दूंगी। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है कि सामाजिक अनुसंधान जो कि तार्किक हो, जो लॉजिकल बात करे और जिसका क्रमबद्ध पद्धति हो। आपने कोई रिसर्च की, उसका एक पैटर्न होना चाहिए, सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए। उसके द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण, नए जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करना और पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा करना एवं उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अंतर संबंधों के आपस में एक दूसरे से क्या संबंध है, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना। थोड़ा सा कठिन लग रहा है, हम इसको टुकड़े टुकड़ों में बांटते हैं। पहला स्टेप हमने देखा, सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है, क्लियर। दूसरा स्टेप हम देख रहे हैं जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धति हो। यहाँ हमने सेंटेंस तो पूरा उनका वर्बेटम लिखा है, लेकिन इसको हम समझने के लिए टुकड़े टुकड़ों में, हिस्सों में विभक्त कर रहे हैं। तो दूसरा क्या हुआ? जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धति हो। यहाँ दो चीज़ें समझ में आ गई, पहला वैज्ञानिक योजना है, दूसरा तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धति। तीसरा क्या है? नवीन तथ्यों का अन्वेषण, नई चीज़ों की खोज। और जो पुरानी चीज़ें हैं, चीज़ का मतलब यहाँ पर कोई वस्तु नहीं है, ये तो मैं एक ऐसी भाषा में आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ में आए। जो पुराने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो पुराने सिद्धांत दिए गए हैं, यहाँ पर ये रेफरेंस है ना। तो जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं उनकी पुनर्परीक्षा करना। भाई पुनर्परीक्षा क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो अमूमन विज्ञान, देखिए सामाजिक विज्ञान में ये पूर्णतः हर बार 100% सही बैठेगा ऐसा नहीं है, पर अमूमन ऐसा सही होता है कि इनकी पुनर्परीक्षा जब की जाए तो वही रिजल्ट्स मिलते हैं जो पूर्व में थे। तो हमने अभी तक कितने हिस्से बांटे कि पहले तो सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक योजना है, दूसरा तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धति है, तीसरा नवीन तथ्यों का अन्वेषण तथा पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा, फिर चौथा क्या है? अनुक्रमों, अंतर संबंधों, आपस में एक दूसरे के मध्य क्या संबंध है, कार्य कारण संबंध कहते हैं ना, कि अमुक अमुक कार्य के होने के पीछे कौन से कारण हैं, ठीक है। तो इस बात को आप समझे, तो इनकी कारण सहित व्याख्या करना और इनके नियमों का विश्लेषण करना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही।
कल की कक्षा में हम जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं। परंतु अगर हम इसे कॉन्क्लूड करें, इन सारी परिभाषाओं को कॉन्क्लूड करें, निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का वैज्ञानिक विधि से सामाजिक यथार्थों की जो फैक्ट्स हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने की जो खोज है वो स्पष्ट करती है। क्या खोज की जो जानकारी है या खोज से विशेष रूप से जो संबंधित है, यह ज्ञान प्राप्ति की वह विधि है जो निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या पर आधारित है। अब थोड़े से आप घबरा रहे होंगे, ये क्या है निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण? तो इसको ना बहुत डिटेल में हम आने वाली कक्षाओं में जानेंगे, जानना आवश्यक भी है। परंतु अगर ये निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण की बात करूं तो जब आपने पूर्व में ये पढ़ा होगा कि समाजशास्त्र को क्यों विज्ञान कहते हैं, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति किस लिए है, तब आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। गलत तो नहीं कह रही? अवश्य पढ़ा होगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अभी दबाव नहीं दे रही इस बात को समझाने में। परंतु अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा अपने प्रश्न को। कोशिश करूंगी कि आने वाली कक्षाओं में मैं आपकी ये जो जिज्ञासा है उसका निवारण कर सकूं। परंतु आज के लिए हमने जिस मूल तथ्य पर हमने बात की कि अनुसंधान क्या है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाएं क्या हैं, और उन परिभाषाओं को हमने थोड़ा सा समझने का प्रयास भी किया। आशा करती हूँ आज जो कुछ भी आपने पढ़ा, सुना, वो आपको समझ में आया होगा। कल की कक्षा में हम दोबारा मिलेंगे और हम जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान की क्या विशेषताएं हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।